हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी कर पा रही हूँ। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए तैयारी करवा रही हूँ और आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो 7 ऑफ जुलाई को लगभग कंफर्म हो चुका है। आज की इस सेशन में मैं आप सभी के लिए मैथ वाला पोर्शन लेके आई हूँ। ये पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये मैथ पेडागोजी और कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो दोनों इसमें रहेंगे, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हेल्पफुल होगा ये। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज के मैथ वाले पेपर को। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। निम्नलिखित में से कथन कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? जो मैथमेटिक्स का नेचर होता है इसके बारे में सबसे उपयुक्त मतलब सबसे सही इसमें से स्टेटमेंट कौन सा है? चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा है। यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है। सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव। जो बच्चे होते हैं ये मैथमेटिक्स जो होता है बच्चों को क्रिएटिव बनाता है, बिल्कुल सही है। उनके अंदर जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाली चीज़ें होती हैं वो ये लाता है, जिससे डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होता है वो डायरेक्ट जो है किससे कनेक्ट होता है? क्रिएटिविटी से। नेक्स्ट देखते हैं, यह परिकल्पना की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। ये जो इमेजिनेशन वाली चीज़ें होती हैं उनको नरिश करता है। फिर यह निगमनात्मक मतलब रीजनिंग जो होते हैं तर्क वाली चीज़ें इसका भी डेवलपमेंट करता है। ऑप्शन नंबर ये ए, बी, सी तीनों सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। और ये फोर्थ वाला जो है ये हमेशा अभिसारी होता है, हमेशा ये कन्वर्जेंट नहीं होता। ज़्यादातर ये क्या होता है? अपसारी डाइवर्जेंट होता है, जिसमें अलग-अलग प्रकार की कई थिंकिंग आती हैं, वो डाइवर्जेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बच्चों में गणित अभिरुचि को विकसित करने के लिए जो बच्चे होते हैं उसमें मैथमेटिक्स जो अभिरुचि होती है उसको विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, कुछ एक्टिविटीज़ करवाती हैं टीचर गणित के अभिरुचि को जो है अच्छा करने के लिए। फिर देखते हैं इसमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट है जो उसका मोटिव है उसको पूरा करने के लिए प्रभावी मतलब इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं इसमें कौन सा होगा। पहला है, वह हमेशा किसी विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। जो मतलब क्लास में जो है एनुअल एग्जाम जब मतलब लास्ट वाला एग्जाम हो जाता है उसमें जो सबसे अधिक मार्क पाता है बच्चा उसकी वो तारीफ हमेशा करती रहती है। ये चीज़ गलत है। इससे और जो बच्चे होंगे उनके अंदर डिमोटिवेशन आएगा। ये चीज़ें गलत है, ये इफेक्टिव नहीं है। इन एक्टिविटीज़ से इनका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो ये है स्टेटमेंट इनमें से कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। विद्यार्थी की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देता है। जो बच्ची का जो मतलब एरर होता है वो उनके थॉट्स प्रोसेस का मतलब किस प्रकार से वो सोचते हैं इसके विषय में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ये बिल्कुल सही है। सही नहीं वाला ये चुनना है। जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो जो सही नहीं है या सही है जो नहीं वाले वर्ड होते हैं इनको ध्यान से पढ़ा करिए। नेक्स्ट देखते हैं, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, बिल्कुल सही है। ये भी लर्निंग का पार्ट होते हैं जो एरर होते हैं। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं, बिल्कुल जिस हिसाब से एरर हो रहे होंगे जो टीचर होगा नेक्स्ट क्लास के लिए जो लेसन प्लान बनाएगा उसी हिसाब से बनाएगा, क्या करना है उसे, किस चीज़ में सुधार करनी है, किस चीज़ को ऐड करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा करना चाहिए? नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर है, क्योंकि त्रुटियों की इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा, नहीं डिमोटिवेटेड नहीं करेगा। उनको ये बताएगा कि वो कहाँ गलतियाँ कर रही हैं, उसमें क्या सुधार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला गलत है, इसलिए ये वाला सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है। आकलन के बारे में जो असेसमेंट होता है इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है उसके बारे में। चलिए देखते हैं कौन सा है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण सही नहीं है। ये देखिए, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण में उपयोगी होता है। जो मानक संदर्भित जो मानक के असेसमेंट होते हैं ना वो इसमें हेल्पफुल नहीं होते, और ये बोल रहा है उपयोगी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होता है जो रेमेडियल टीचिंग होता है इनमें हेल्पफुल नहीं होते हैं, जबकि इसमें दिया होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है। गणितीय अधिगम सामग्री जो मैथमेटिक्स लर्निंग मटेरियल होता है इसके बारे में बोला गया है, कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षक की मदद करती है। फिर देखते हैं
स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, ये वाला सही है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, नहीं ये गलत है। ऑप्शन नंबर ये डी वाला देखें, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी और सी सही होगा। ये जो स्टूडेंट होते हैं इनके सेल्फ लर्निंग में हेल्प करता है और क्या करता है, लर्निंग जो इन्वायरमेंट होता है उसको क्रिएट करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, बी और डी। 35 का थर्ड वाला। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं क्या होंगी, मजबूत होंगी ना। इसको क्या दिया गया है यहाँ पे, मजबूत होंगी, स्ट्रांग होंगी। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, मजबूत होंगी। मैं आपको बता दूं कि जो एनईपी 2020 है, एनसीएफ 2005 वाला है, आरटी 2009 वाला, इन पे मैं एक वीडियो बनाई हूँ, देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन इनसे बनता है, आप पढ़ लीजिएगा। और डिटेल में बनाई हूँ, ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट में तीनों जो है टॉपिक कवर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा, जिससे आप जब किसी टॉपिक में कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो क्वेश्चन जो होता है इसके गलत होने का चांस बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, अधिक लंबा, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं क्या है, ये किससे रिलेटेड है, जो है मोर हो, लेस हो, लॉन्ग शॉर्ट हो, फार नियर है, बिग स्मॉल है, ये सब किससे रिलेटेड है, चलिए देखते हैं। तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं, नहीं ये तो तुलना के लिए ही है ना, ये गलत है। विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, ये गलत है, आवश्यक है ये। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है, नहीं। ऑप्शन फोर्थ वाला सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं, बिल्कुल सही है। जैसे कि बड़ा के बाद छोटा क्या आएगा, पूर्व, और लास्ट ये नंबर हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए 2 क्वेश्चन बन गया इससे। एनईपी नई राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं, जो शोध मतलब रिसर्च किए गए हैं क्लासरूम्स के ऊपर, वो क्या बताते हैं, लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता की योग्य ना मानकर उनकी काफी व्यवस्थित अवमूल्यन हो रहा है। मतलब ऐसा मान लिया जाता है जो गर्ल होती हैं वो अच्छा मतलब नहीं कर पाएंगी गणित में, ऐसा मान के लोग चलते हैं, फिर क्या हो रहा है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है, जबकि क्या होता है, वो ऐसा नहीं है कि लड़कियों को गणित ना आए, वो अच्छा जो है प्रदर्शन कर रही हैं फिर भी। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूछ रहा है, चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रचलित भय के कारण होता है, ये गलत है, लड़कियों का खराब प्रदर्शन गणित में नहीं होता। गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान ये नहीं है, पुरुष प्रधान कोई चीजें नहीं बना के प्रकृति ने भेजी है। फिर है, समाज की लिंग संबंधित अवधारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्य विधियां उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। जो समाज ने बना रखा है लिंग संबंधी अवधारणाएं, स्टीरियोटाइप जो माइंड होते हैं लोगों के, ये बताता है कि जो लड़के होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छे से कर पाएंगे, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लड़कों में ज़्यादा होती है और लड़कियों में कम होती है, ये समाज के लोगों ने निर्धारित किया। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि जो क्लासरूम में जो है रिसर्च होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, चलिए देखते हैं। अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट होते हैं वो जैसे सोशल साइंस पढ़ लिए, हिंदी पढ़ लिए, मैथ इंग्लिश पढ़ लिए, इन सबको वो मैथमेटिक्स से ईजी समझते हैं। फिर क्या देखते हैं, क्या रहा है, उनसे अधिक समझते कठिन समझते हैं। फिर है, गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को दर्शाता है, ये जो डर है इनके अंदर, फियर है इनके अंदर, ये कौन सा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो दर्शाता है, चलिए देखते हैं। गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, अगर विस्तृत ज्ञान भंडार होता, नॉलेज होता, वास्ट नॉलेज होता तो ऐसा क्यों करते वो, ये गलत है। गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, ये भी नहीं है। फिर है, गणित में किसी समस्या समाधान करने के लिए अ, कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापक, ये सब पॉजिटिव चीजें हैं, ये भय को दर्शा रहा है, निगेटिव टैग वर्ड आएगा यहाँ पे। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। अमूर्त प्रकृति मतलब अब्स्ट्रैक्ट नेचर, मतलब जो काल्पनिक इमेजिनेशन वाली चीजें होती हैं, जो आंखों से परे होती हैं, प्रत्यक्ष चीजें नहीं है। मान लीजिए कुछ हमें नाप तोल या फिर कोई डायमेंशन वाली चीजें 2D या 3D ऐसे समझाना है तो हम डस्टर वगैरह एग्जाम्पल लेके अगर समझा दिए, उनको आंखों से देख के रूम का एग्जाम्पल देके समझा दिए तो ये प्रत्यक्ष हो जाएगा, मूर्त हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम ऐसे बोल दिए फील करो ऐसे है, इमेजिनेशन में ले जाके किसी चीज़ को समझाए, अब्स्ट्रैक्ट नेचर हो जाएगा उसका, वो ही इनको डर पैदा कर रहा है, क्योंकि सारे बच्चे इमेजिनेशन में उतने मतलब एबल नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया, इस पे आयोग ने स्टार मार्क दिया है क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही थे, आर्यभट्ट और भास्कर दोनों थे, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था जिसमें लिखा हो एक और दो दोनों, तो इसलिए स्टार मार्क था इस पे। नेक्स्ट देखते हैं, सबको कॉमन नंबर मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, एक सब्जी बेचने वाला पालक ₹60 प्रति किलोग्राम बेच रहा है, वो पालक बेच रहा है स्पेनच, और इसको कैसे बेच रहा है, 60 रुपीज़ पर केजी। फिर है, सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से ₹21
6 + 6 + 6 + 3 लिए, ऐसे मतलब पार्ट में करके लिया, ठीक है। फिर है सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये गणितीय कौशल अस्पष्ट है? अस्पष्ट तो बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। इतना अस्पष्ट जो है कैलकुलेशन हम लोग भी नहीं करते। फिर है, यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि लाभदायक नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा मतलब किसी बच्चे में इतनी एबिलिटी ना हो कि वो डायरेक्ट पढ़ लिए। जैसे मान लीजिए 20 है तो हम 10 + 10 करके 20 या तो दिखा दी या तो डायरेक्ट बोल दिए 10 और 10 20 हो जाता है। तो हो सकता है किसी को ज़्यादा विस्तार में समझाना पड़े, इसलिए लाभदायक हो सकता है ये। फिर ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। इसका जो सही आंसर होगा वो ए और सी होगा। कौन सा क्या बोल रहा है? संबंध में सत्य है, जो सही है ये है। ए भी गलत है और बी भी गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है अस्पष्ट, ये बोल रहा है लाभदायक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला केवल सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला, सी वाला केवल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? इसमें से कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो दिखा रहा है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? चलिए देखते हैं। 42 का, कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ा रही है, बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। ऐसा नहीं है पीछे पीछे दोहराना, इसमें स्वयं निर्माण नहीं कर रहे हैं वो बच्चे। एक साथ पहाड़ों को कविता पाठ कर पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं, ये भी नहीं है। एक साथ कर रहे हैं, स्वयं से नहीं कर रहे हैं। फिर बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। वो गुणन के पैटर्न को खोज रहे हैं, ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी 2/3 4/6 के बीच तुल्यता जो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन इमेजिनेशन करने में उपयुक्त होगा? चलिए देखते हैं किस विधि से इसमें कंपैरिजन निकाला जा सकता है। ये होगा भिन्न डिस्क विधि। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, क्योंकि वो भिन्न है ना। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का प्रयोग करती है, रोल प्ले विधि का प्रयोग करती है। उसका उद्देश्य क्या है? क्या है उसका उद्देश्य? बच्चों को व्यस्त रखना। बच्चों को व्यस्त रखना उद्देश्य नहीं होता। विचारों का बहिर्वेशन मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टिंग आइडियाज। फिर है बच्चों का मनोरंजन, ये केवल नहीं होता मोटिव, और अनुशासन भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, प्रोजेक्टिंग आइडियाज। वो अलग अलग आइडियाज को बच्चों के सामने ला रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, बिल्ड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। संख्या बोध विकसित करने में उपकारना सबटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो विद्यार्थी में उपकारना के कौशल को प्रदर्शित कर रहा है? जो उपकारना कौशल होता है, इसको कौन सा प्रदर्शित कर रहा है? उपकारना कौशल ये वैसा कौशल होता है, मान लीजिए कोई चीज़ है या कोई हम आपको 4-5 मान लीजिए कुछ भी दे दिए, नोट्स दे दिए या फिर सिक्का दे दिए, इसको आप बिना गिने बता दें कि हाँ ये इतना है, ये उपकारना कौशल होता है, अंदाजा वाला कौशल। नेक्स्ट चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। विद्यार्थी 6 की पहचान 5 में एक के रूप में जोड़ने पर करता है, ये गलत है। फिर है विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं या डॉट्स को गिने, बिल्कुल बिना डॉट्स को गिने क्या करता है, ये बताने में सक्षम है, ये 4 है। ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। मैं बोली ना अनुमान लगा के बता दे। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो स्किल होता है इसे उपकारना बोलते हैं। प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम बादाम 250 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया, इसको ऐड कर दिया। चलिए हम भी ऐड कर देते हैं। 1 किलोग्राम में आपको पता होगा 1000 ग्राम होता है, तो 4.8 किलोग्राम को हम जब चेंज करेंगे तो ये 4800 ग्राम हो जाएगा। फिर हो जाएगा ये 2500, ये ग्राम में ही दिया है क्योंकि आपका आंसर जो ग्राम में है, ये देखिए ग्राम में है, इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। और इसके बाद 305 को 3500 हो जाएगा, क्योंकि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 केजी, 1000 ग्राम, केजी नहीं ग्राम, ये वाला होता है। फिर देखते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। 0 0, ये हो जाएगा आपका 8 5 13, 13 5 18, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। इतना आ गया, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है? इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट तैयार कीजिए। 3 दर्जन, 1 दर्जन में कितना होता है? 12। 3 दर्जन में कितना हो जाएगा? गुणे 3 कर दो, 12 36 हो जाएगा। इसी में भाग दे दो, इसके में 3 गुणे 12, ये जो आया है इसमें 10,800 में पैकेट बना देंगे। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इसमें जब इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये इसका भार निकल आएगा। 12 9 108, कितना आ गया? 900। रुकिए काट दूँ मैं, कितना आया ऐड करने पे? 10,800। इसमें किससे भार देना है? 3 दर्जन 12 मतलब 3 दर्जन के 3 पैकेट, ठीक है। 1 दर्जन में 12 गुणे 3 कर देना है।
दर्जनों में है पैकेट। 12 9 108, कितना बच गया 900/3, कितना आ जाएगा 300। ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा। 3 3 का 9, 300 हो जाएगा। इसका जो प्रत्येक का भार होगा वो 300 ग्राम होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। कोई मान लीजिए वर्ग है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, इसका एरिया क्या हो जाएगा? आपको पता होगा भुजा का जब स्क्वायर कर देंगे हम, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये एरिया हो जाएगा 25, एरिया हो जाएगा ये। फिर क्या बोल रहा है, यदि इस वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, 5 था जब भुजा भुजा जब 5 था तो एरिया कितना था 25, वर्ग करते हैं एरिया के लिए। फिर क्या बोला, इसको दुगुना कर दिया, इसको दोगुना कर दो तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब 10 हो जाएगा भुजा तो एरिया कितना हो जाएगा 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, पहले कितना था 25, अब कितना हो गया 100। 25 में कितने से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा 4 से, कितना गुना हो गया 4। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, 4 गुना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? त्रिआयामी मतलब 3D होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। घन घनाभ अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में नहीं होता। फिर घन घनाभ वृत्त, वृत्त वृत्त दिया जिसमें अर्धवृत्त या वृत्त दिया है, ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, घन घनाभ गोला वेलन। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ये सारे 3D हैं, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है। अगर आपको समझ में ना आए, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आएगा तब। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। 10 रुपए का वो संगीता क्या खरीदना चाहती है, सोप। फिर है उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है। एक कितने का है 5 रुपए का सिक्का, ये 5 रुपया होगा। और फिर दो 1 रुपए के सिक्के हैं। दो कितने रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं, मतलब 2 गुणे 1, कितना रुपया हो गया, ये 2 रुपया हुआ। 5 50 पैसे के सिक्के हैं, 5 50 पैसे के, 5 अगर 50 पैसे के हैं 10 बोलो 50 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा ये 25, 2.5 रुपया हो जाएगा। क्योंकि 50 50 100 पैसे में 1 जो रुपया हो जाएगा तो 5 पैसे में 2.5 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हुआ 5 2 7 2 9, 9.5 रुपया हुआ। फिर है उसने उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी और धनराशि की जरूरत होगी। ये इतने उसके पास है 9.5 रुपए हैं, 9.5 रुपए। अब उसके पास कितना कम पड़ रहा है, सोप है 10 रुपए का है उसके पास, कितना 9.5, 50 पैसे और चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, 50 पैसे 10.50। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है। बढ़ते हुए क्रमों में भिन्नों के समूह को चयन कीजिए। बढ़ते हुए क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। चलिए देखते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर हर जो है इक्वल, अगर आपका मान लीजिए कोई भी भिन्न फ्रैक्शन है, उसमें अगर अंश आपका इक्वल हो ना, अंश अगर आपका इक्वल हो तो हर में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। चलिए देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। पहले बढ़ते हुए क्रम में करना है, इधर से क्रम, इधर से है, इधर से मत करने लग जाना, इधर से है क्रम, क्योंकि ये देखिए साइन ऐसे ऐसे सब में बना है। इधर से देखना है कि सबसे सबसे बड़ा, बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा। फिर चलिए देखते हैं इसमें 1/2 क्या है, ये सबसे बड़ा होगा इनमें, इनमें से सबसे बड़ा होगा 1/2। फिर उसके बाद क्या आएगा 1/3, फिर उसके बाद 1/4, क्योंकि मैं बताई ना अंश इसमें देखिए एक 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 सब में अंश है, लेकिन जब हर सबसे छोटा जिसका होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा भिन्न। तो सबसे बड़ा कौन होगा 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। 1/2 आएगा पहले, फिर 1/3, फिर 1/4। इधर से देखेंगे तो ये साइन से देखेंगे तो इधर से आएगा। फिर घटते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम बोल रहा है तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 1/4, 1/3 और 1/2। ऐसे ऐसे साइन लगा देंगे। ये घटते हुए क्रम है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़ा लास्ट में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। ये जो नीचे पैटर्न दिया गया है इसमें रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें लुप्त संख्या जो ये खाली प्लेस है इस पे क्या आएगा, चलिए देखते हैं क्या आएगा इस पे। 1 के बाद क्या है 6, फिर 15। आप अगर कुछ ना समझ में आया करे तो देख लीजिए कितने का डिफरेंस है, 1 है 6 है 15 है, फिर यहाँ खाली स्थान है, फिर 45। इतना ही करके देखिए पता चल जाएगा। 1 और 6 में कितना डिफरेंस होता है 5, इसमें 9 का, यहाँ पे मान लीजिए पता नहीं है। फिर कितने का अंतर है ये 5 और 9, 4 का अंतर ऐड हो रहा ना। अब ये 9 में 4 ऐड करिए आप, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में 15 ऐड करिए 28 हो जाएगा। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो 28, अब 13 में क्या ऐड करना होगा, फिर 4 ऐड करना, 13 4 17, 28 में 17 ऐड करिए, 8 7 15 और 2 1 3 1 4, 45 आ गया ना, सही है मतलब। अब सेकंड वाला सही हो जाएगा 28। ये देखिए पहले डिफरेंस निकालिए 5 का 9 का फिर 13 का। 13 मान लीजिए नहीं पता था, लेकिन आप उसको करके देखते अपने आप से कि सही है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है।
निम्नलिखित तालिका को पढ़िए और रक्त समूहों, ये विद्यार्थियों की संख्या दी गई है और ये रक्त समूह दिया गया है। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है? जो सबसे अधिक है इसमें से, ये टोटल है, इसको मत ले लेना। सबसे अधिक कौन सा है? 12। और फिर सबसे कम कौन सा है? 3। इसी का अनुपात पूछ रहा है। सबसे अधिक बोला है पहले, अधिक वाला पहले होगा, मोर वाला पहले होगा, लेस वाला बाद में होगा। कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 एकम 3, 4 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, 4:1। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वो आयत बन जाती है। क्या एक समूह कोण अगर बराबर हो जाएंगे तो क्या आयत बन जाएगी? केवल समूह कोण बराबर हो ही होना चाहिए आयत में। इसका ये फर्स्ट वाला ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला गलत हो गया। समूह कोण अगर बराबर होंगे तो वो आयत नहीं हो सकता। ये जो काइट होता है ऐसे होता है, इसकी आसन्न भुजाएं इक्वल होती हैं। ये काइट है, इसकी आसन्न भुजाएं इक्वल होती है, मतलब ये इसका जरूरी नहीं है एंगल अगर सामने वाला वो हो जाए मतलब इक्वल हो जाएगा तो ये आयत बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। अश्विनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। जो 36 सर्वसम वर्ग है उनको अलग अलग प्रकार के आयत में व्यवस्थित कर रही है। इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बनाई जा सकती हैं? इसमें पूछ रहा है कि जो 36 सर्वसम वर्ग है इनको मिला के कितने प्रकार की आयतें बनाई जा सकती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला 5। अगर इसका परिमाप आप इक्वल कर लेंगे तो निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 55 है। रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की। 16:50 का मतलब क्या होता है? 12 में से घटा लीजिए, 4:50 पे। कौन सा टाइम होगा? पीएम का टाइम होगा। ये 4:50 पे वो शुरू की है, 4:50 पे यात्रा शुरू की। उसी दिन 21:15, 21:15 का मतलब ये भी पीएम में चल रहा है। 21:15 का मतलब 12 में से घटाइए, 9:15 हो जाएगा। 9:15 समाप्ति की। यात्रा पूरा करने के लिए उसे कितना समय लगा? ऐड कर लीजिए कितना लगा, कितना हो जाएगा? इसमें मान लीजिए 10 मिनट यहाँ बचा है, 5 बज जाएगा और 15 मिनट ये, 25 मिनट लास्ट में आएगा। और ये कहाँ पे कितना? 4 घंटे 25 मिनट। ऑप्शन नंबर किस में है? थर्ड वाले में सही है, 4 घंटे 25 मिनट। जोड़ लीजिएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। मान लीजिए कोई ए कोई संख्या है और फिर क्या कर रहा है? 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। 100 में मान लीजिए हम पूर्ण संख्या x जोड़ दिए और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। फिर वही संख्या क्या कर दी जाती है? 100 में से घटा दी जाती है। अब मान लीजिए ये जो हम जोड़े वो संख्या a प्राप्त हुई, जो हम घटाए वो संख्या हमें b प्राप्त हुई। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल। अब a व b का योगफल हमें निकालना है। a प्लस बी कितना हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 100 में 100, ये देखिए ये 200 हो जाएगा, 200। और ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा? जोड़ 200। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है। 100 लाख। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो या कंफ्यूजन हो तो 100 करिए। लाख में आपको पता होगा कितना जीरो लगता है? 5 जीरो। अब आप गिन लीजिए कितना जीरो हुआ? 5 ये 2 7 ये 7 जीरो किसके सामने लगता है? करोड़ के सामने। कितना हो जाएगा? 1 करोड़। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार भी करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम में, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। चलिए देखते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा 10 होगा। सबसे बड़ा 10 वाला जिसमें है 3 ऑप्शन में है, ये तो मान लीजिए कट गया पहले ही। फिर है 10 के बाद 1.5 वाला, ये है। फिर इसके बाद ये वाला आएगा, फिर 1.05 ये वाला आएगा, क्योंकि इसमें 5 5 है ना 2 बार, इसलिए ये पहले आया। फिर देखिए 1.00 आ गया और 0 दशमलव यहाँ पे 1 था, ये मत कंफ्यूज हो जाना, इसमें 0 है सामने, तो इसलिए ये सबसे बाद में आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? जो 3630 है इसका एक गुणनखंड नहीं है। आप इससे 1 बाई 1 करके डिवाइड करके देख लीजिएगा। और अगर आपको डिवाइड करने का जो रूल है वो पता हो तो जैसे 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? या तो दोनों को एक करके, एक मतलब मान लीजिए ए बी सी डी ऐसे कोई संख्या है, इसको इसमें ऐड करिए और इसको इसमें ऐड करिए, या तो दोनों जो है इक्वल आ जाएं और या तो दोनों को घटाओ 0 आ जाए, इक्वल आ जाए मतलब 0 वही आ जाएगा। देखिए
ये कितना जोड़ने पे आएगा 6 और 3 3 6, 6 - 6 0, ये 11 से डिवाइड होगा। 3 6 3 9 3 12, अगर 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है सारे को ऐड कर लो, अगर 3 से वो ऐड करने के बाद क्या आ रहा 12, 12 में 3 से भाग जाएगा, 3 चौक 12, हाँ, तो इससे भी ये डिवाइड होगा। और इसके बाद 5 से भी होगा ये, क्योंकि 0 है लास्ट में, 5 से डिविजिबिलिटी का यही रोल होता है कि लास्ट में 0 हो। और फिर 9 से भाग नहीं जाएगा, करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, 5 है, फिर -5 है, फिर +5 है, फिर -5 है, इसके विषम पदों का योगफल। आप 2 पद पहले उठाइए, 2 पद में देखिए क्या निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है 0। अगर 2 पद क्या है, 2 क्या है, सम है, अगर सम होगा तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। मान लीजिए ऐसे ऐसे 20 पद हैं, 20 को लेके देख लेते हैं। मान लीजिए 20 पद हों, 20 पद हों तो 10-10 पद की जोड़े बन जाएंगी, फिर क्या हो जाएगा, ऐड इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 पद इसमें जोड़े बन जा रहे हैं। लेकिन अगर वही 21 पद ले लिए, 20 क्या है, सम है, 21 जो नंबर है उसको 21 ले लिए, तो 20 पद जो है इसके जोड़े बन जाएंगे। जब जोड़े बन जाएंगे तो वो 0 हो जा रहा है, देखिए एक जोड़े का 0 हो जा रहा है। 20 पद का जोड़ा बन जाएगा, 20 पद का क्या हो जाएगा 0, लेकिन लास्ट में क्या पद, एक पद बच जाएगा। और शुरुआत किससे, वो कौन सा पद बचेगा जिससे शुरुआत हो रहा है, शुरुआत किससे हो रहा है, +5 से, तो +5 बच जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, विषम बोल रहा है, विषम बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला 5। अगर यही सम बोल देता तो क्या हो जाता, आंसर 0 हो जाता, अगर सम बोल देता। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपकी बार विषम पूछा है, नेक्स्ट जो है एग्जाम में सम पूछ ले। अगर सम होता तो 0 बन जाता, क्योंकि सारे के जोड़े बन जाते हैं, और जोड़े जिनके बन रहे हैं वो 0 हो जा रहा है। अगर इसका जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए विषम वाला बच जा रहा है। तो विषम वाला जब बच रहा है तो हम इसके बाद देखेंगे किस पद से स्टार्टिंग हो रहा है, किस स्टेप से स्टार्ट हुआ है ये, तो +5 से स्टार्ट हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा +5। अगर यही -5 पहले होता तो आंसर हो जाता -5। तीनों कंडीशन याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो बहुत डिटेल में रिपीट करके बार-बार नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बच्चे बोर भी होते हैं इससे। अ, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी कंटेंट ताकि छूटे ना, जो भी तैयारी से रिलेटेड है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।